आज हम चर्चा करेंगे बैंकर के दायित्व कि बैंकर के क्या क्या दायित्व हो सकते हैं ग्राहक के प्रति। तो जहाँ लाइबिलिटीज़ की बात आती है तो बैंकर के बहुत सारे लाइबिलिटीज़ हैं हमारे ग्राहक के प्रति। उनमें से कुछ दायित्व जो हैं वो हैं जैसे कि चेक का पेमेंट करने का दायित्व, अनुचित आद्रण का दायित्व, खातों की गोपनीयता का दायित्व, अनुचित जानकारी देने का दायित्व और भी बहुत सारे दायित्व हैं। इनके बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो लाइबिलिटी है वो है ग्राहक के चेक के भुगतान का दायित्व। तो यहाँ पर भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 31 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक बैंकर को अपने कस्टमर के चेक के पेमेंट का एक लीगल लाइबिलिटीज़ होती है और ये होना चाहिए कि चेक जो है वो सही ढंग से लिखा हुआ हो और ड्रॉरी के अकाउंट में जितना चेक लिखा हुआ है दैट मीन्स कि पर्याप्त मनी होनी चाहिए। और बैंकर यदि जानबूझकर या भूल से या बिना किसी लीगल या फिर उचित कारणों से किसी भी कस्टमर के चेक का भुगतान अगर न करे तथा उसका डिसऑनर करे तो बैंकर को ग्राहक को होने वाली जो लॉस होता है वो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व उसको पे करना होता है। तो यहाँ पर बैंकर और कस्टमर के चेक के पेमेंट का वैधानिक दायित्व तभी प्रभावी होता है जब बैंक पर लिखा गया जो चेक होता है वो पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण होने से हमारा मतलब है कि उचित समय होना चाहिए, वहाँ पर उसका प्लेस जो है वो सही होनी चाहिए और विधिवत रूप से वो प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कस्टमर के खाते में जो सफिशिएंट है वो मनी होनी चाहिए और आहरण विड्रॉल करने योग्य मनी होनी चाहिए और उस पर किसी भी गवर्नमेंट कुर्की का ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो ये तो बताया कि क्या क्या चेक के भुगतान के लिए चीज़ें ज़रूरी है या वैधानिक दायित्व कब लागू होता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं या कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए, जैसे कि ग्राहक का चेक पूर्ण होना चाहिए, अभी पहले मैंने बात की। फिर ड्रॉरी के खाते में या ड्रॉरी के अकाउंट में जो है सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। फिर चेक को भुगतान के लिए विधिवत रूप से जो है प्रेजेंट किया जाना चाहिए और फिर कस्टमर के जो अकाउंट होने पर बैंकर चेक का भुगतान के लिए उत्तरदायित्व होता है। फिर ओवरड्राफ्ट की सुविधा के बिना पूर्व सूचना के एक तरफा कार्यवाही से भंग करने पर बैंकर चेक के भुगतान का दायित्व होता है। फिर ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि ये पूर्ण होनी चाहिए हमारे चेक के लिए। अब दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि बैंकर पर ग्राहक के चेक का अनुचित अनादरण का या डिसऑनर होने की क्या क्या लायबिलिटीज़ होती है। तो इसमें भी यदि कोई बैंकर बिना किसी वैध कारण के कस्टमर के चेक को भूल से या जानबूझकर गलत रूप से डिसऑनर कर देता है तो वही भारतीय विनिमय साध्य विलेख 1881 की धारा 31 के प्रावधान के अनुसार बैंकर जो है हमारे कस्टमर को होने वाली लॉस के लिए क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पर उत्तरदायी जो क्षतिपूर्ति जो है यहाँ पर दो प्रकार की होगी। सबसे पहली तो नॉर्मल लॉस होगा जिसे साधारण क्षति कहा जाएगा। इसमें केवल ग्राहक और बैंकर होंगे, दैट मीन्स इसमें कोई व्यापारी व्यवसायी उद्योगपति नहीं होगा। इसमें कोई क्षति होती है तो वो साधारण क्षति मानी जाएगी, जैसे कि मकान के किराए का जो चेक है मकान मालिक को दिया गया और बैंक ने भूल से उस चेक का डिसऑनर कर दिया, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमारे कोर्ट ने सामान्य या नॉर्मल लॉस के आदेश दिए हैं।
फिर दूसरी आती है पर्याप्त क्षतिपूर्ति। इसमें सामान्य ग्राहक नहीं आते, बल्कि हमारे बिजनेसमैन्स, व्यवसाय उद्योगपति जो होते हैं, उनके ग्राहकों का चेक गलती से जो डिसऑनर किए जाते हैं, तो बैंक पर पर्याप्त क्षतिपूर्ति का लायबिलिटी होती है। और यह इस बात पर डिपेंड करती है कि चेक के गलत डिसऑनर से हमारे कस्टमर की जो व्यावसायिक साख है उस पर कितनी चोट पहुंची है, या फिर उसका कोई इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन होना रह गया हो, या फिर रद्द हो गया हो, या फिर कस्टमर पर लेनदार का विश्वास बिल्कुल टूटने लगा हो, या फिर किसी कस्टमर से कस्टमर के जो है बिज़नेस बंद होने की कगार पे हो, या पूरी पूरी संभावना हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब आएंगी पर्याप्त क्षतिपूर्ति में। तो यहाँ पर चेक की राशि जितनी छोटी होगी, उसके अनुचित डिसऑनर से ग्राहक की साख या प्रतिष्ठा को जितना अधिक क्षति पहुँचती है, उस पे डिपेंड करता है कि ये कौन सी क्षति मानी जाए। अब तीसरा यहाँ पर आता है कि बैंकर पर कस्टमर के अकाउंट की गोपनीयता का दायित्व। अब यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स होते हैं जो कि बैंक में अपना खाता ओपन कराते हैं, अकाउंट ओपन कराते हैं, उन पर बैंकर का ये दायित्व होता है कि वो उनके खातों की सूचना किसी और को ना दें। पर कहीं-कहीं ये होता है कि बैंकर को ये सूचना देनी पड़ती है। ये ऐसी भी बाध्यता होती है, पर ये अलग-अलग जब सिचुएशंस होती हैं उसके आधार पर होता है। तो यहाँ पर खातों की गोपनीयता का अधिकार, बैंक का दायित्व होता है कि वो किसी के बारे में भी ना बताए, अर्थात तीसरे पक्ष को ना बताए। तो यहाँ पर हमें पता है कि आधुनिक युग में आर्थिक गतिविधियों में हमारे गवर्नमेंट का जो है हस्तक्षेप की प्रवृत्ति कई बार जो है बैंक के ग्राहक के अकाउंट के संबंध में भी तीसरे पक्ष को हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पर एक भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 1970 की धारा 13 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में स्पष्ट लिखा गया है कि जब तक विधि द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, बैंक को प्रचलित पद्धतियों एवं रीति रिवाजों का पालन करेंगे, और विशेष रूप से अपने घटकों के कामकाज से संबंधित कोई जानकारी तब तक प्रकट नहीं करेंगे जब तक कि परिस्थितियां ऐसी न हो जिसमें उन्हें विधि द्वारा अथवा बैंकों में प्रचलित पद्धति एवं रीति रिवाजों के अनुसार ऐसी जानकारी देना आवश्यक या उचित न हो। तो हम यहाँ बात करते हैं कि किन किन परिस्थितियों में बैंकों को खाते की जानकारियाँ देनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जबकि बैंक को खातों की जानकारी देनी पड़ती है। जैसे कि जब जानकारी देने की लीगल तौर पर अनिवार्यता हो, तो वहाँ पर ये जानकारी एक बैंकर को अपने कस्टमर की देनी पड़ती है। फिर आता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत भी हमें खातों की जानकारी हमारे ग्राहक की देनी पड़ती है। फिर अंडर गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 की धारा 36 के अंतर्गत भी अगर कोई बहुत बड़े गिफ्ट आते हैं, तो उन गिफ्ट के तौर पर जैसे लैंड है या बहुत बड़ा कैश है, अगर ग्राहक के खाते में आए और अधिकारी को ये शंका होती है कि इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आया, तो इस संबंध में भी जानकारी बैंक को देनी पड़ती है। फिर भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को यह लीगल अनिवार्यता है कि रिजर्व बैंक को प्रतिवर्ष ऐसे खातों व उनकी मनी का विवरण भेजे जिसमें कि 10 ईयर्स से किसी भी तरह का लेन देन नहीं हुआ है, अर्थात ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे खातों को भी जानकारी देनी पड़ती है। आजकल प्रतिवर्ष ये जानकारी देनी पड़ती है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45B के अंतर्गत प्रत्येक बैंकिंग कंपनी पर यह वैधानिक दायित्व है कि वह रिजर्व बैंक को उनके द्वारा दिए गए जो लोन होते हैं, लोन की धनराशि होती है, उन ऋणियों की जो सूची है वो प्रतिवर्ष भेजे।
और फिर एक और जानकारी है कि वह अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा 235 और 237 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त जो इंस्पेक्शन करता होते हैं, उनको बैंक से कंपनी के बारे में आवश्यक सूचना प्राप्त करने का लीगल जो है राइट है उनको। ये तो मैंने कुछ बताया कि किस संबंध में बैंक को जानकारी देनी चाहिए अपने ग्राहक की। अब जो थर्ड इसमें आता है कि ग्राहक के बारे में अनुचित या गलत सूचना देने पर बैंक का दायित्व। हमें पता है कि बैंकर जो है अपने ग्राहक की संपूर्ण सूचना जो है गोपनीय रखता है, वो किसी को भी इसकी जानकारी नहीं देता है। परंतु अगर बैंक की लापरवाही से गलत सूचना अगर दे दी जाती है किसी को भी, तो इससे उसकी साख पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उसको कई जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। तो बैंकर का ये दायित्व है कि अगर वो इस तरह से लापरवाही करता है तो वह अपने ग्राहक के प्रति क्षतिपूर्ति के दायित्व को निभाए, या फिर क्षतिपूर्ति की मांग जो है ग्राहक द्वारा बैंक से की जा सकती है, और इस तरह की लापरवाही का दोषी बैंकर को ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार की सूचना से कोई अगर हानि होती है हमारे ग्राहक को, तो बैंक इसका दोषी माना जाएगा। तो ये तो मैंने बताया है कि किस किस तरह के जो है दायित्व एक बैंक निभाती है अपने ग्राहक के प्रति। ये कुछ दायित्व, इसके बाद भी कुछ ऐसे दायित्व हैं जैसे कुर्की के आदेश पर बैंक के क्या क्या दायित्व होते हैं। तो कुर्की के आदेश पर बैंक के दायित्व होते हैं कि जब जैसे ही कोर्ट कुर्की का आदेश देता है वो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाते हैं। कुर्की के आदेश में जो अमाउंट है उसका स्पष्टीकरण जो है वो दिया जाता है, और उतनी ही राशि जो है ग्राहक के खाते में से काटने का या रोकने का आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होता है। और कुर्की के आदेश पर ग्राहक से उस बैंक के सभी जो अकाउंट है उन पर लागू होता है, और यहाँ पर कस्टमर के सभी खातों का एकीकरण यहाँ पर कर लिया जाता है कुर्की के आदेश के रूप में, है ना। तो ये कुर्की के आदेश के कुछ इन्होंने दायित्व बताए हैं। फिर एक आता है दूसरा कि जहाँ पर नॉमिनेशन की फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर भी कुछ दायित्व बनते हैं कि क्या क्या दायित्व होते हैं। तो नॉमिनेशन का मतलब है कि जब हम अकाउंट खोलते हैं तो एक सुरक्षा के तौर पे ग्राहक की मृत्यु हो जाने के पश्चात जो संपत्ति होती है या जो मनी होती है वो किसके नाम की जाए। तो यहाँ पर नामांकन की सुविधा का मतलब है किसी दूसरे पक्षकार का नाम वहाँ पर लिखना। तो यहाँ पर नामांकन की सुविधा बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर बैंक ग्राहक को खाता खोलते समय ये सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर जॉइंट अकाउंट होने पर ये सुविधा प्रदान की जाती है, और नामांकन में जो है चेंजेस किए जा सकते हैं यहाँ पर। और ग्राहक की मृत्यु के बाद जो है या डेथ के बाद है नामांकित व्यक्ति को जितनी भी धनराशि है वो प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा। तो ये तो मैंने कुछ बताया आपको कि क्या नॉमिनेशन में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। फिर एज इट इज़ एज कि बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस में भी इसी तरह के नियम कुछ लागू होते हैं, और ये डिपॉजिट इंश्योरेंस में भी कुछ इसी तरह के नियम लागू होते हैं, और नॉमिनेशन पर आधारित होता है ये भी। तो ये सारी चीज़ें जो है दायित्व में आती है कि बैंकर के ग्राहक के प्रति किस किस तरह के दायित्व होते हैं। इन दायित्वों का पालन जो है बैंक को करना होता है, अन्यथा बैंक किसी न किसी रूप में क्षतिपूर्ति का दायित्व निभाता है और ग्राहक को सुविधाएं प्रदान कराता है, वह सारी जो कि एक बैंकर को ग्राहक को प्रदान की जानी